नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पीएटी पीवाई की हमारी सीरीज चल रही थी, क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। किसी कारणवश 2 दिन से फिर क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन फिर लेक्चर अपना आ गया है जिसका नाम है खाद एवं उर्वरक नाम का चैप्टर। ठीक है, शुरू करते बिना किसी देरी से। इसके पहले के जो चैप्टर है वो पढ़ा चुके हैं, वीट साइंस कल सर पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यह पहला क्वेश्चन दिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंसंट्रेटेड मेन्योर, है ना। तो मेन्योर का अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो दो प्रकार की खादें होती है। एक होता है स्थूल या भारी खाद, एक दूसरे को बोलते हैं हम हल्की या सांद्रित खादें, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। बल्क और कंसंट्रेटेड ये इसके अंग्रेजी नाम होते हैं। तो देखो, तो क्या पूछा है, कंसंट्रेटेड जिन्हें हम बोलते हैं बेटा सांद्रित खादें, हिंदी मीडियम वालों, सांद्रित खाद, है ना। देखो, तो अब तुम बोलते हो कि सर क्या लिखा है बेटा, कंसंट्रेटेड लिख दिया, उसने काम लगा दिया आपका। तो टर्मिनोलॉजी को हिंदी की बजाय अंग्रेजी में याद करना सीखो। फिर अब क्या सीखो, अब तो एग्जाम आ गई, अब तो जो भी है ठीक है बेटा, है ना। तो हाँ, दो प्रकार की खादें होती है, बल्की और एक कंसंट्रेटेड। बल्की या भारी किसे बोलते हैं हम, जिनकी हमें मात्रा ज्यादा लगती है। खेत में अगर देना हो तो उनकी मात्रा क्या लगेगी, ज्यादा। और इनसे जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं, पोषक तत्व मतलब कि जो न्यूट्रिएंट के मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है कम। तो ऐसी खाद को हम कहेंगे भारी या बल्की। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेट, इसका ठीक उल्टा, जिनकी मात्रा कम लगती हो पोषक तत्व ज्यादा मिलते हो। तो सबसे पहले दिया हुआ फिश मिल, तो फिश मिल हो गया, बोन मिल हो गया, ब्लड मिल हो गया, ये सारे के सारे क्या बेटा कंसंट्रेटेड है। तो क्या पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा FIM। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो FYM होता है उससे जो हमें NPK मिलता है वो 0.5, 0.25, 0.50, है ना। ये हमें उसका NPK का रेशो है। क्या समझ में आ रहा है अपने को, रेशियो बोल लो, परसेंटेज बोल लो, बेटा तुमको जो बोलना है ना। तो ये परसेंटेज लिख लो, ये लो। FIM से हमें क्या मिलता है बेटा, 0.5%। तो क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। 0.25% क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। 0.50 क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। ये किसकी बात हो गई, FIM की। वही हम बात करते हैं फिश मिल की, है ना, फिश मिल। तो फिश मिल में क्या होता है बेटा, 4 से लेकर 10% तक तो हमें मिलता है उससे नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद में 3 से लेकर 9% तक मिलता है हमें फास्फोरस। आगे क्या दिया है, बोन मिल दिया है, बोन मिल। बोन मिल की अगर मैं बात करूँ तो 20 से लेकर 30% तक इसमें क्या रहता है, फास्फोरस। चूंकि हड्डी का चूरा है तो हड्डी में मेनली फास्फोरस होता है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये कर ली बात। बोले सर परसेंटेज याद होना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज से कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जब भी क्वेश्चन आया है बस ये पूछता है कि कौन सा बल्कि है, कौन सा कंसंट्रेटेड है। अगर ये आप बता दोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट आर दीज। पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। तो सबसे पहले की बात तो ये है कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मानक निर्धारित निर्धारित किए गए, है ना। तो जो आवश्यकता के मानक है वो किसने दिए थे, वो दिए थे आर्नन, आर्नन और स्टाउट। स्टाउट कब दिए थे, 1939 में दिए थे। बाद में इन्हें रीडिफाइन भी किया गया, है ना, अर्नन के द्वारा, लेकिन बात की बात है वो। अभी केवल इतना ही याद कर लो आपके कोर्स के लिए, ठीक है। आनंद और स्टाउट ने 1939 में दी थी। 3 शर्तें बताई थी, 3 शर्तों को भी आपने पढ़ा ही होगा। अभी समय नहीं उन 3 शर्तों को पढ़ने के लिए। अभी हम पोषक तत्वों की बात कर ले, है ना। तो पोषक तत्व, पोषक तत्वों को अगर हम देखें तो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड यहाँ पर किया जाता है। एक को बोलते हैं हम मैक्रो एलिमेंट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो, है ना। और मैक्रो को फिर हम देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैक्रो को फिर 3, संरचनात्मक जिसे हम हिंद अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। उसके बाद होता है प्राइमरी जिसे हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक पोषक तत्व, और एक होता है द्वितीयक, है ना। मैक्रो को बोलते हैं बेटा मुख्य हिंदी माध्यम वालों, और माइक्रो को बोलते हैं हम सूक्ष्म, है ना। तो
तो ये संरचनात्मक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनसे पौधे की जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना होता है। और आप जानते हैं ये होते तीन, CH और O। यही लगभग 95 से 96% तक भाग होते हैं। उसके बाद में प्राथमिक में आते हैं N, P और K, है ना। N, P और K। इधर आता है Ca, Mg, S, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो की हम बात करें तो आता है बेटा आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन और निकेल, है ना। फेमन, कूजन, बोमो, कलनी, ठीक है। देखो तो ये कितने हो गए, ये तो हो जाते हैं 8, माइक्रो 8 हो गए। और ये कितने हो गए बेटा 9। तो 9 और 8 कितने हो गए 17। तो 17 जो होता है हमारा सही उत्तर होता है। लेकिन इतनी रामायण मैंने इसलिए नहीं लिखी, 17 तुमको गिना के बताऊं बेटा। इसमें संरचनात्मक कौन से होते हैं, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कौन से, प्राथमिक मतलब प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट, सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट कौन से है, और माइक्रो एलिमेंट, एलिमेंट नहीं मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट कौन से है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। ये प्राथमिक को हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट या उर्वरक तत्व भी कहते हैं, उर्वरक तत्व, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि फर्टिलाइजर जब हम देते हैं तो मेनली हम NPK रेशियो को ही ध्यान में रख कर देते हैं। बढ़े आगे, ये अपने को याद होना चाहिए अच्छे से। खेरा डिसीज इज एसोसिएटेड विथ मेज, व्हीट, पेडी, बार्ले, मक्का, गेहूं, धान। बेटा देखो बहुत ही सस्ता और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर उसने तो जीवन में एग्रीकल्चर का नाम लेने का हक भी नहीं है ना। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खेरा डिसीज ऑफ राइस, या इसे हम बोलते हैं पेडी, है ना। क्यों होता है तो बेटा याद रखना, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, जिंक की कमी से, है ना। लेकिन जब वो क्वेश्चन देगा तो पहले ऑप्शन में लिख देगा जिंक और साइड में लिख देगा इफिशियंसी मतलब अधिकता से। तो याद रखना ये अधिकता से होने वाला रोग नहीं, ये कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। वो ए ऑप्शन में दे देगा आपको जिंक की अधिकता, और कहीं बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में धीरे से पटक देगा जिंक की कमी, और आप पहले ऑप्शन में मर जाना और हो जाएगा काम आपका, और क्या। तो बेटा मेरी बात समझो, जिंक की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और जिंक की कमी से क्या क्या होता है ना। तो पौधों में छोटी पत्ती हो जाती है, पौधों की पत्तियां कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। और क्या हो जाता है, एक बहुत ही फेमस है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेस, है ना। व्हाइट बर्ड ऑफ मेस, सफेद कलिका रोग किसका, मक्का का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद ही रखना बेटा, आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो ये जिंक की कमी से होने वाले कुछ विशेष रोग है, इनको अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हम आगे, क्या इसका सही उत्तर क्या था, पेडी। चलो, P2O5 कंटेंट इन DAP, बिल्कुल सस्ता अच्छा क्वेश्चन है। 1846 होता है, हम जानते हैं 18 नाइट्रोजन 46% क्या होता है, P2O5 होता है। तो ये रहा, मिल गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द CN रेशो इन सॉडस्ट, सॉडस्ट पूछा है मतलब कि बुरादे का CN रेशो पूछा है। CN रेशो का मतलब होता है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको जब हम खेत में डालते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है CN रेशो। क्यों, क्योंकि यह CN रेशो ही डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट होने में या उसको सड़ने में कितना समय लगने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो जैसे ही डालेगा वो अवेलेबल तो हो नहीं जाएगा। मतलब कि आप बोलते हो कि भैया ये पत्ती है, ये पत्तियां हैं, है ना, सूखी पत्तियां हैं ना, ये सूख चुकी है पूरी तरह से। इसके अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है, फास्फोरस है कि नहीं है, दूसरे न्यूट्रिएंट है कि नहीं, बोले है। बोले ये प्लांट को चाहिए कि नहीं चाहिए, बोले चाहिए। बोले कैसे मिलेंगे, बोले पत्तियां डाल दो। क्या पत्तियां सीधे डालने से मिल जाएगा, नहीं। ये पत्तियां जब आप खेत में डालोगे तो खेत में डालने के बाद कौन बेटा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें सड़ाएंगे, इन्हें डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज होने के बाद में इनसे हमें मिलते हैं पोषक तत्व, या जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, ये कितनी जल्दी सड़ेगा ये डिपेंड करता है उसके CN रेशो पर, है ना। तो याद रखना, CN रेशो, CN रेशो जितना
नेरो, नेरो मतलब कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन उतना फास्ट होगा। ये बात अपने को पता होना चाहिए, है ना। देखो, तो सी एन रेशियो की बात चल रही है, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में पूरा सी एन रेशियो आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये किसका पूछ रहा है, सोडस्ट का। सोडस्ट का जो बेटा सी एन रेशियो होता है वो होता है 400:1। क्या होता है, 400:1। लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 250 वाला लगाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर जो होगा बेटा वो होगा 225:1। ये क्वेश्चन दो स्टाइल में पूछा जाता है, एक तो जब पूछा जाता है तो सेम टू सेम ऐसे ऑप्शन आपके पास रखे जाएंगे, अगर ऐसे नहीं आएगा तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलेगा आपको 400:1। तो जब 400:1 देखने को अपने को मिल रहा है तो उसे लगा देना, नहीं तो जब ऐसे ऑप्शन दिखे तब अपने को उत्तर टिक करना है 225:1। मेरी बात को ध्यान से सुने, जब 225:1 या ऐसे ऑप्शन अपने को नहीं दिखाई दे तो ऐसी कंडीशन में अपने को वहां जरूर से 101% देखने को मिलेगा 400:1, तो उसे ही उत्तर के रूप में टिक करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात कर रहे थे सी एन रेशो की ना, तो थोड़ा सा सी एन रेशो को पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। सी एन रेशो, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो सी एन रेशो होता है वो ह्यूमस का कितना होता है। ह्यूमस का होता है बेटा 10:1। ये लिख देता हूँ सी अनुपात, है ना। उसके बाद सी एन रेशो हो गया, उसके बाद में जो मिनरल सॉइल होते हैं उसका कितना होता है, मिनरल सॉइल। मिनरल सॉइल का भी होता है बेटा 10:1, है ना। उसके बाद में जो गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी FYM, इसका कितना होता है, इसका होता है बेटा 20:1। अगर दे दे सीधे FYM, इसका कितना होता है, इसका होता है 30:1, है ना। यही आप गुड क्वालिटी FYM या तो पल्स का भी लिख ही लो साथ में, पल्स, है ना। पल्स का होता है बेटा 20:1 से लेकर 30:1 तक। उसके बाद में किसका लिख ले अपन, एक तो शॉर्ट अष्टक का लिख देते हैं। शॉर्ट अष्टक कितना होता है बेटा 400:1। अब देखो, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे, ये सब का सब क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक मैटर ही तो है भाई, ये सारे के सारे क्या है, जैविक पदार्थ। तो आप देखेंगे मैंने जितने भी जैविक पदार्थ लिखे हैं उसमें किसी का भी सी एन रेशो जो है वो 10:1 से कम नहीं है। इवन जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस का जो सी एन रेशो वो कितना है 10:1। बोले सर अब ह्यूमस कौन सी बला है, आप ये समझो कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ जो होता है वो सड़ते जाता है, सड़ते जाता है, सड़ते जाता है, और जो सड़ने की जो उसकी अंतिम स्थिति होती है कि इससे ज्यादा वो ऑर्गेनिक मैटर अब सड़ने वाला नहीं है। तो वो जो उसकी लास्ट कंडीशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, जब वो बिल्कुल काला काला भूरा काला कलर का पदार्थ बन जाता है, स्पंज जैसा हो जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो वो जो पदार्थ होता है, वह सड़ा हुआ पदार्थ होता है, उसे ही हम ह्यूमस बोलते हैं, इससे ज्यादा वो सड़ने वाला नहीं है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर सड़ते गया, सड़ते गया, सड़ते गया, तो सड़ने की अंतिम स्थिति पे हम क्या देख रहे हैं कि उसका जो सी एन रेशियो है वो 10:1 है। तो मुझे बताओ क्या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का सी एन रेशियो ह्यूमस के सी एन रेशियो से कम हो सकता है। अब कोई बच्चा आके बोलेगा सर क्या झूठ बोल रहे हो, मैंने तो ह्यूमस को 8:1 से 10:1 भी पढ़ा है। अरे बेटा ठीक है, ये मान ले 8:1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इन जनरल जो ज्यादा फेमस है वो 10:1 ही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का सीएन अनुपात ह्यूमस ह्यूमस के सीएन अनुपात से कम नहीं हो सकता, है ना। और मैंने क्या बोला, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सड़ा हुआ है, अच्छी तरह सड़ा हुआ ओएम। ओएम मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि खेत में अगर मैं क्या डालूं बेटा, गुड क्वालिटी FIM भी डालूंगा तो सड़ते जाएगा, सड़ते जाएगा, सड़ते जाएगा, कहाँ आएगा 10:1 पे। अगर FIM डाली
तब भी 10:1 पे। अगर मैं पल्सेस डालूंगा तब भी वो सड़ने के बाद कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। सॉ डस्ट डालूंगा तब भी वो सड़ने के बाद इधर ही आएगा। मतलब मैं कुछ भी डालूंगा, जब सड़ने की उसकी सड़ते जाएगा तो आखिरी में उसने क्या बनना है, आखिरी में ह्यूमस ही बनना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि इनमें से सड़ने में कम टाइम किसको लगेगा। भाई कम टाइम लगेगा, ये जो गुड क्वालिटी की एफ 20:1 को 10:1 पहुंचने में कम समय लगेगा। भाई किसी का सीएन रेशो अगर मान लो, जैसे ह्यूमस का कितना है बेटा, 10:1। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर डाल रहा है जिसका सीएन अनुपात 20:1 है, और एक ऐसा डाल रहा है जिसका 30:1 है, और एक ऐसा डाल रहा है जिसका 40:1 है, ये सब सीएन रेशो की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो मुझे आप मेरे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि सबसे जल्दी कौन सड़ेगा। सर सड़ेगा मतलब सड़ने के बाद बनना है उसको 10:1, तो सर 20 से 10 पे जाने में तो कम समय लगेगा। वहीं हम देख रहे हैं कि इस 30 को इस 10 पे जाना में और ज्यादा समय लगेगा, इस 40 को इस 10 पे जाने में और ज्यादा समय लगेगा। तो हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं, जब भी हम खेत में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें सीएन रेशो कम से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्यादा सीएन रेशो क्या है, थोड़ी समस्या भी कर देता है। वो क्या होता है मोबिलाइजेशन, वो बात की बात है। लेकिन क्या इतना समझ में आया अपने को? तो अच्छी तरह से कौन सड़ेगा, जिसका सीएन रेशो कम होगा। जल्दी कौन सड़ेगा, जिसका सीएन रेशो कम होगा। ये सीएन रेशो की खास बात थी। बोले कि सर क्या किसी भी चीज का सीएन रेशो इससे कम नहीं होता, 10:1 से कम नहीं? मैं बोलूंगा होता है। किसका होता है? होता है बेटा सूक्ष्म जीव का। किसका बेटा? सूक्ष्म जीव को। कितना होता है? 4:1 से लेकर 9:1। लेकिन मैंने क्या बोला, ये सब ये लिविंग आइटम है ना, ये क्या है, सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसका कम होता है। बाकी आप तुम देखोगे जितने भी डेड मटेरियल होता है उनमें कब किसी का भी ह्यूमस से कम अनुपात होना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो मिनरल सॉइल होती है इसका भी आप याद कर लो। बोलेगी ये सर कैसे होती है, तो बेटा आपने देखा होगा, ये हम सॉइल पढ़ते हैं 50% पार्ट क्या होता है सॉलिड, 50% क्या होता है पोरोसिटी। उसका जो ये 5% होता है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मेरे को मालूम है कि ढंग से पढ़ाई तो है नहीं। तुम तो बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सूक्ष्म जीव इसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अगली तरफ। क्या हो गया, फिर 17 मिनट हो गए। चलो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन जिंक फर्टिलाइजर इज, है ना। तो जिंक के लिए हम और आप दोनों लोग जानते हैं जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, आयरन के लिए आयरन सल्फेट का यूज करते हैं, बोरोन के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं ना, और मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा आगे। आसान सा क्वेश्चन था, इसका उत्तर आएगा जिंक सल्फेट। ग्रीन मैन्योर आर मोस्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, हरी खाद अच्छा स्रोत है। देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है समझने में, है ना। हिंदी वाले हरी खाद किसका अच्छा स्रोत है तो फर्स्ट से लगा देंगे क्या, नाइट्रोजन। अंग्रेजी में बोला है ग्रीन मैन्योर आर मोस्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, कि किसके सोर्स के रूप में यूज होते हैं, है ना। तो दो मतलब निकलते हैं। पहली बात बताओ, ग्रीन मैन्योर से जिंक मिलता है, मिलता होगा लेकिन हम इसके लिए तो कम से कम उसको नहीं लगाते। नाइट्रोजन बिल्कुल, कार्बन बिल्कुल, ऑक्सीजन हटाओ इसको। तो देखो क्या, ग्रीन मैन्योर जब खेत में डालते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हम जब खेत में डालते हैं तो सॉइल का कार्बन कंटेंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। और हम हमारा एक उद्देश्य उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाना होता है ग्रीन मैन्योर डालने का। ठीक है, तो भैया ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किसके लिए आप डालते हैं, किस सोर्स के लिए आप डालते हैं। तो बेटा हम डालते हैं, याद रखना हमेशा उसको, नाइट्रोजन के लिए। ऑर्गेनिक कार्बन या उससे कार्बन मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ में आया? ये कार्बन जब डालते हैं ना तो उससे उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन, किसकी बायोलॉजिकल कंडीशन बेटा, सॉइल की। सॉइल की जो बायोलॉजिकल कंडीशन है या हम बात करें इवन फिजिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होती है। इससे उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन एज वेल एज उसकी केमिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होती है ना। लेकिन सोर्स की बात करें कि भाई हम ग्रीन मैन्योर को डाल रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलने, हमें से मतलब की है भैया, जब आप ग्रीन मैन्योर डालोगे, हरी खाद डालोगे तो पौधे को किस तत्व की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है, तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। चले आगे, चलो
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सी एन राशन इन एफ आई एम, राशन नहीं होता भैया, ये रेशो होता है, गलती से लिखा गया राशन, ये रेशो है ना। तो सी एन रेशो एफ आई एम की मैंने अभी पढ़ाया था कि गुड क्वालिटी एफ आई एम बोले तो 20:1, अगर डायरेक्ट एफ आई एम बोले तो 30:1। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस क्रॉप इज ड्यू टू, है ना, कि धान की फसल में नाइट्रोजन का अधिकतम नुकसान किससे होता है ना। आप जानते हैं कि धान की जो खेत होता है, धान का जो खेत होता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, और पानी भरे होने से क्या होता है, लॉसेस तो होंगे ही। तो सबसे ज्यादा लॉस किससे होगा, तो लोगों को लगता है कि सर लीचिंग लॉस होता है, नहीं लीचिंग लॉस होता है, उसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है बेटा डीनाइट्रिफिकेशन का। किसका होता है, डीनाइट्रिफिकेशन से कुल का कुल नाइट्रोजन जो लॉस हो रहा है उसका 60% किससे होता है, डीनाइट्रिफिकेशन से होता है। उसके बाद होता है 1 से लेकर 4% तक, 1 से लेकर 4% तक किससे होता है, वोलेटिलाइजेशन से। और एक और दिया है क्या, लीचिंग लॉस, लीचिंग यहाँ पर लिखा नहीं है, लीचिंग लॉस होता है 8 से लेकर 14% तक, है ना। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन से होता है। चाहे तो आप इसको लिख लो, सबसे ज्यादा डीनाइट्रिफिकेशन से, देन लीचिंग से, देन वोलेटिलाइजेशन से, है ना। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, वोलेटिलाइजेशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना याद करो कि राइस फील्ड में, धान की खेत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नाइट्रोजन का, वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण या अनाइट्रीकरण के रूप में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाईली मोबाइल एलिमेंट इन प्लांट, अच्छा अत्यधिक गतिशील तत्व पौधों में। तो पौधों में जब गतिशीलता का क्रम हम देखते हैं तो तीन प्रकार से हम देखते हैं। एक को बोलते हैं हम हाईली मोबाइल, है ना, दूसरे को हम बोलते हैं मॉडरेट मोबाइल, और तीसरे को हम बोलते हैं लेस मोबाइल। ये लेस मोबाइल के बजाय इसको इम मोबाइल बोल दो, इम मोबाइल, है ना। हिंदी में मीडियम वालों क्या बोलते हैं, अत्यधिक गतिशील, है ना, ये तो लिखा हुआ अत्यधिक गतिशील। इसको हम बोलते हैं मध्यम गतिशील, और इसको बोलते हैं अगतिशील, अगतिशील, है ना। तो इनके मैं नाम भी लिख देता हूँ। जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं उनका नाम है एन पी के, एमओ, एम जी सी एल, है ना। उसके बाद मॉडरेट में केवल आपको एक ही याद रखना है जो कि है जिंक। इन मोबाइल में आपको याद रखना है कैल्शियम और बोरान, है ना। एक और लिख ही लो, नहीं तुम्हारी आत्मा को क्या है कि शांति नहीं मिलेगी। एक और होता है बेटा लेस मोबाइल। लेस मोबाइल में कौन कौन आता है ना। लेस मोबाइल में अपना आता है आयरन, कॉपर, सल्फर, आयरन होगा, सल्फर, और एक आता है मैग्नीज, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है मोबिलिटी इन प्लांट, है ना, मोबिलिटी इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये अपने ध्यान रखना है कि प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट है कौन ज्यादा गतिशील है, कौन कम गतिशील है। गतिशीलता समझते हो बेटा, बाद में समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद आएगा, मत टेंशन लो। अभी इतना नोट कर लो कि एनपीके, एमओ, एमजीसीएल ये क्या है, हाईली मोबाइल है। मॉडरेट में कौन आएगा, जिंक आएगा। इमोबाइल अगतिशील में कौन आएगा, कैल्शियम और बोरान आएगा। लेस मोबाइल मतलब कम गतिशील में आएगा आयरन, मैग्नीज, कॉपर, और क्या होता है, सल्फर, है ना। ये अपने को याद रखना है। तो क्या पूछ रहा है भाई, हाईली मोबाइल पूछ रहा है ना, तो एनपीके, एमओ, एमजीसीएल इसमें से जो मिल जाए अपने को। बोरान तो आएगा ना, बी मिल गया। कैल्शियम, देखो कैल्शियम और बोरान तो क्या होते बेटा, अगतिशील होते, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं है। चलो इसको याद रखना, भी आगे काम पड़ेगा, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ऑनियन, ऑनियन में नाइट्रोजन कितना था मेरे को भी मालूम है, ठीक है। ड्राइड ब्लड, अच्छा ड्राइड ब्लड में तो होता है बेटा 13 से 20%, 13 से 20% नाइट्रोजन होता है ना। फिश मेन्योर में कितना होता है बेटा, 3 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है। और नन ऑफ दिस, तो मुझे बताओ इसमें से किस में आएगा, अनियन में तो हो नहीं सकता बेटा, है ना, ये तो ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर तो और भी है ना।
तो इसका उत्तर आएगा सूखा रक्त। कितना होता है? 13 से लेकर इसमें 20% तक क्या होता है, देखने को मिलता है। क्या इसमें देखने को मिलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलो आगे है एनपीके आर रिगार्डेड इन द प्लांट न्यूट्रिएंट एस। पौधों के पोषण में एनपीके को माना जाता है। मैंने अभी बता क्या रहा हूँ, देखो माइक्रो है क्या? नहीं, माइक्रो तो कौन से? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये रहे माइक्रो। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट भी इन्हीं का दूसरा नाम है बेटा, ट्रेस एलिमेंट इन्हीं का दूसरा नाम है ना। नॉन इसेंशियल ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। मैक्रो, मैक्रो में जरूर से हम पढ़ते हैं बेटा, CHON, NPK, CAMG और S। मुझे बता दो इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसकी बात चल रही है? एनपीके। एनपीके क्या होते हैं बेटा? एनपीके होते हैं मैक्रो एलिमेंट, दैट इज द राइट आंसर इज दिस। चलो, ब्लोसम एंड रोट इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, ये विकार होते हैं। टमाटर में पुष्पाग्र विगलन, आहा, पुष्पाग्र विगलन, क्या बात है, मेरी भी पहली बार सुनने में आया। ब्लोसम एंड रोट किसकी कमी कारण होता है? तो हम जानते हैं कैल्शियम की कमी कारण होता है ना बेटा। टर्म है, याद रखना है, समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। बोले सर समझाओ, ये लो, है ना। तो ये रहा ब्लोसम एंड रोट इन टोमेटो, ये रहे टमाटर, तुम्हारे तुम्हारे टमाटर नहीं, मतलब टमाटर यार, है ना। किससे होता है बेटा? ये कैल्शियम की कमी से होता है। बोले सर ये भी साइड में भी टमाटर है ना? भैया ना, ये साइड में टमाटर नहीं, यहाँ से बॉर्डर है ना, साइड में है सेब। क्या बेटा? ये सेब। और ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम है बिटर पीट, बिटर पीट इन एप्पल। तो एप्पल में बिटर पीट भी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। बोल रहे कि दोनों क्यों बता रहे, भयंकर इंपॉर्टेंट है। ब्लोसम इन रोट किस में? टमाटर में। और बेर किस में? नहीं, बेर तो यही हो गया ना भैया, इसको बेर बोल देता, अच्छा याद आ गया। BER, वो सिर्फ ये लिख के दे देगा आपको, BER, अपने को समझना पड़ेगा BER का फुल फॉर्म क्या है। ब्लोसम एंड रोट, ब्लोसम एंड रोट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किस में होता है? टमाटर में होता है। बिटर पिट किस में होता है? ये एप्पल में होता है। किसकी कमी से होता है? सेम टू सेम कैल्शियम की कमी से ही होता है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गए रे? ये रहा, है ना। चलो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? खत्म क्वेश्चन, इसको मैं नहीं समझूंगा। 46% होता है। चलो, वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस कंटेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। अच्छा देखो बेटा, वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस कंटेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट, है ना, फास्फोरस का कंटेंट पूछ रहा है वो, है ना। तो हम जानते हैं बेटा, देखो एक होता है सिंगल सुपर फास्फेट, एक होता है डबल, और एक होता है ट्रिपल। फास्फोरस की बात करें तो सिंगल में होता है 16, इसमें उसका डबल कर दो 16 32, और इधर कर दो ट्रिपल, इधर हो जाएगा 48, है ना। 16 32 और 16 48, ये उसका फास्फोरस कंटेंट हो गया। और क्या क्या होता है? और इसमें देखने को मिलता है बेटा कैल्शियम। कितना देखने को मिलता है? 19.5%, या 19% याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्या देखने को मिलता है? सल्फर। ये कितना देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है 12, है ना। और उसके बाद में हम बात करें डबल सुपर फास्फेट की, तो यहाँ पर देखने के लिए कैल्शियम मिलता है 12.5%। ठीक है। ट्रिपल सुपर फास्फेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है देखने को मिलेगा? हाँ, कैल्शियम यहाँ देखने को मिलता है 14.3%, और सल्फर यहाँ देखने को मिलता है 4%। तो ये मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। ये किसका कंटेंट है बेटा? फास्फोरस कंटेंट है ना। तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16%, डबल सुपर फास्फेट में 32, ट्रिपल में 48। ये रहे उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर। एक क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि भैया एसएसपी में कौन से 3 तत्व पाए जाते हैं? तो देखो, एक तो मिल रहा है पी, दूसरा मिल रहा है कैल्शियम, और तीसरा मिल रहा है सल्फर। ये अपने को ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा है ना। तो ये याद कर लेना, तीनों फास्फेटिक फर्टिलाइजर है ना। चलो बड़े आगे, तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्या पूछ रहा है? एकल कहाँ रहा? ये रहा 16%। बड़े आगे, चलो
न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी आर रेफर्ड एज, अच्छा, जिन्हें पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। तो बेटा देखो, मैक्रो के अंदर ही सेकेंडरी आता है और मैक्रो के अंदर ही क्या आते हैं? प्राइमरी भी आते हैं। तो जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। बढ़े आगे, आसान सा क्वेश्चन था। कैल्शियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, अच्छा, कि कैल्शियम किसका कंपोनेंट होता है? तो आपको बायोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट होता है उसमें चैप्टर नंबर 1 में सेल वॉल पढ़ाई होगी, है ना, सेल वॉल। तो सेल वॉल में आपको मिडिल लेमिला भी पढ़ने को मिली होगी, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। नहीं पढ़ा है सर, हम गरीब आदमी सर, है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की कौन बनी होती है? मिडिल लेमिला होती है। बिल्कुल बिना टाइम पास करे बताऊंगा, है ना, क्योंकि बायोलॉजी अगर पढ़ी होगी तो समझ में आएगा। ये देखो, आपको पढ़ाया होगा कि जो दो प्लांट सेल होती है उनके बीच में जो पाई जाती है मिडिल लेमेला, और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टेड, ना, स्पेलिंग देख लेना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेड। चलो, अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या था बेटा? मिडिल लेमिला। Microbial preparation that are applied on soil augment agriculture production are known as, भैया परिभाषा लग रही है, किसी चीज की परिभाषा उसने दी और पूछा ये किसकी परिभाषा है? कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए मृदा में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्म जीव तैयारी, ये जो दिख रही है सूक्ष्म जीव तैयारी, यही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है ये डेफिनेशन होती है बेटा बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? कुछ नहीं, एक ऐसा मटेरियल होते हैं जिसके अंदर भी तैयार सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। प्योर सूक्ष्म जीव ही नहीं होते, एक मटेरियल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, तैयार सूक्ष्म जीव, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि कैरियर बेस्ड, है ना, कैरियर बेस्ड माइक्रोबियल प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें कि अगर आप एफआईएम में मिलाते हो पहले और फिर खेत में डालते हो तो वो क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल कराते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर होते हैं। डेफिनेशन याद होगी तो बन जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि इसको सोल्व करने की कोशिश भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बोल रहा है ह्यूमस, तो ह्यूमस तो हम जानते हैं भैया, अच्छी तरह से सड़ा गला पदार्थ जो होता है वो ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस की कहीं से कहीं तक, मतलब कहीं से लेकर कहीं तक इसकी परिभाषा लग नहीं रही, वो क्या है कि देसी भाषा, गांव की भाषा आई जाती है, कथई से लेकर कथई तक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ह्यूमस तो नहीं आएगा इसका उत्तर, है ना। जैव गतिक कारक, बायोडायनेमिक एजेंट ना भैया, ऐसे अभी कुछ हमने पढ़ नहीं रखा है। बायो फर्टिलाइजर जरूर से पढ़ रखा है, बायो कंट्रोल एजेंट ना। तो अगर ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे ना तब भी सही ऑप्शन तक आप पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? अच्छा देखो, क्लोरोफिल की बात करें, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है बेटा, है ना। क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक, क्वांटासोम, क्लोरोफिल, सुना सुना लग रहा है। तो अगर मैं क्लोरोफिल की संरचना बताऊं आपको, तो ये रही क्लोरोफिल की संरचना, ये आप जो देख रहे हैं साइड में, ये क्लोरोफिल है, जिसके कारण पौधों का हरा रंग होता है ना। आपको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, लेकिन इसको समझ लो। इसमें ये जो हो रहा है ये पोरफायरिंग रिंग होती है ना, ये उसकी फाइटोल टेल होती है। समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं इसको आसान करके समझा देता हूँ। चलो, है ना, क्लोरोफिल की मैं संरचना आपको बता देता हूँ। ये रहा क्लोरोफिल, बस आप तो ये बस ये नॉर्मल सी एक समझ लो, इसमें भी आपका काम हो जाएगा, है ना। ये है क्लोरोफिल की संरचना, है ना। अब क्लोरोफिल को आप देखोगे तो इसका जो सेंट्रल एटम है,
सेंट्रल एटम मतलब कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो कौन है? मैग्नीशियम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु कौन होता है? तो कौन होता है बेटा? मैग्नीशियम। तो मुझे बताओ, क्या बिना मैग्नीशियम का के पूरा क्लोरोफिल बन सकता है? नहीं, मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल नहीं बन सकता। सर बन तो नाइट्रोजन के बिना भी नहीं सकता, बात तो सही है। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा जो जरूरी कौन होता है? वो सबसे ज्यादा होता है जरूरी कौन? मैग्नीशियम, है ना। क्योंकि केंद्र में यही इसी से जुड़े होते हैं चार नाइट्रोजन, और हर एक नाइट्रोजन से चार चार कार्बन जुड़े होते हैं। ये बात की पिक्चर है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। आप तो केवल केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? मैग्नीशियम, उससे जुड़े होते हैं चार नाइट्रोजन। तो बिना नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के कभी भी क्लोरोफिल की संरचना पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका सबसे सही उत्तर होगा। उसके बाद जो आएगा वो होगा नाइट्रोजन, है ना। एक और आइटम होता है आयरन। इसका रोल भी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। क्या करता है बेटा? ये मेंटेनेंस का काम करता है ना। तो क्लोरोफिल के मेंटेनेंस का काम किसका बेटा? आयरन का। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? आपका मैग्नीशियम, देन नाइट्रोजन, और उसके बाद आप बात कर सको तो आयरन और दूसरे तत्व हो सकते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ कोर, मतलब कि देखो अंतर्भाग, अंतर्भाग में कौन है बेटा? मैग्नीशियम। आपको लगे तो ये जो संरचना है आप ये बना सकते हैं। ये किसकी संरचना है बेटा? क्लोरोफिल की। और आपको बताओ, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। बस इसमें से मैग्नीशियम को हटा दो और आयरन को लगा दो। इसमें से मैग्नीशियम हटा के अगर हम आयरन लगा देंगे ना, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो बन जाएगा। चलो, तो ये अपने को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर ये याद होगा तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनने लगेंगे। चलो, हाँ भैया, तो ये क्लोरोफिल है। इधर देखने जाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अपन ने इसको इजी वे में कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। चलो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, है ना। अब इसके लिए हमें आर्नन और स्टाउट को पढ़ना पड़ेगा, जो आवश्यकता के मानक निर्धारित किए थे। या अनिवार्यता, अनि क्या लिखते रहे, हिंदी चिंदी हो गई मेरी। अनिवार्यता, अनिवार्यता के सिद्धांत, है ना। अनिवार्यता के तीन सिद्धांत थे। तीन सिद्धांत बोलो, तीन शर्तें बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। ये तीन शर्तें कुछ इस प्रकार से थी कि भैया देखो, बोला कि भाई पौधों के लिए कौन जरूरी नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए। सब बहुत सारे एलिमेंट आ गए, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आ गए उठ उठ के। बोले हम भी जरूरी पौधे के लिए, हम भी जरूरी, नहीं नहीं बोले हम भी जरूरी। तो सब ऐसे एलिमेंट बोलने लगे जरूरी जरूरी। तो बोले कि तीन शर्तें निर्धारित करी। किसने करी? ये ऑर्नन और स्टाउट ने, ठीक है। तीन शर्तें बोलता ही, पहली शर्त ये बोली कि जीने मरने का सवाल होना चाहिए। पहले कि क्या? जीने मरने का, कि अगर उस एलिमेंट की कमी हुई, उस एलिमेंट की कमी हुई तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी वेजिटेटिव स्टेज, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी होने वाली नहीं है। तो पहली शर्त तो क्या थी? कि मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और दूसरा ये है कि उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा काफी बार फील करते होंगे कि कोई आई कोई चली गई, अपने को लगता कि मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकता। तो अपना दोस्त तो बोलता कि नहीं नहीं दूसरी आ जाएगी, फिर हम बोलते कि नहीं उसकी कमी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ये दोनों शर्तें वही है ना। और तीसरी शर्त थी कि उस न्यूट्रिएंट का या उस एलिमेंट का सीधा रिलेशन होना चाहिए पौधों की चयापचयी क्रियाओं से या मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। ये तीन शर्तें किसने बताई थी? आर्नन ने बताई थी, है ना। आर्नन और स्टार्ट, आप दोनों का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन शर्तों पे जो खरे उतरे थे वो कितने एलिमेंट थे? वो थे 17। उस टाइम पे तो 16 ही थे, है ना। बाद में एक और जोड़ा। उस टाइम पे 16 थे, लेकिन बाद में एक जोड़ा 2010 में। कौन? निकिल को 2010 में जोड़ा गया, उसके बाद से हो गए 17। ठीक है, तो कितने हैं बेटा? 17। और 17 में आयरन आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। मैग्नीशियम आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। कैल्शियम आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। कौन नहीं आता? पीबी या लेड नहीं आता।
अपने को क्या समझ में आया, बिल्कुल शॉर्ट में समझाया, अगर तुमको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो याद कर लेना क्या, वही अपना NPK CHO CMGS, आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक बोरान मोलिब्डेनम क्लोरीन और निकेल। चलो, which one of the following is not an advantage of organic manure, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक खाद का लाभ नहीं है बोला है। बेटा देखो, जब भी क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा करो। एनटीए तो क्या है कि नहीं को बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड करके देती होगी, आपने अगर सीयूटी एग्जाम दी हो तो उसमें नहीं को बोल्ड कर दिया जाता, नॉट, है ना। लेकिन अपना व्यापम क्या है कि बच्चे की बहुत अच्छे से परीक्षा लेता है, मतलब सब तरफ से परीक्षा लेता है, आधी सीटें तक भेज देता है और उसके बाद परीक्षा लेता है, तो अच्छे से परीक्षा लेता है। तो अपने को नोट को पढ़ना बहुत जरूरी है ना, अपने को बोल्ड करके वहां पर नहीं मिलेगा। चलो, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक खाद का लाभ नहीं है, लाभ नहीं है। इट एक्ट एज अ मल्च एंड मिनिमाइज द इवोपोरेशन लॉस, सही बात है। यह एक गीली घास मल्च के रूप में कार्य करती है और वाष्पीकरण के नुकसान को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर मिट्टी के ऊपर आप कार्बनिक खादों को बिछा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका सॉइल से, मतलब एटमोसफियर का सॉइल से कांटेक्ट में क्या हो जाती है, बीच में लेयर आ जाती है, किसकी लेयर, खाद की, तो जो इवोपोरेशन लॉस है वो रुकता है। यह मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता कर, कम करता, लिख दिया नहीं भैया, तो बढ़ाता है, तो यही गलत है, मतलब उत्तर तो यही हो गया ना। उसके बाद देखो, यह मृदा में CN अनुपात को बनाए रखने में मदद करती है, बिल्कुल। यह मृदा की संरचना और बनावट दोनों में सुधार करती है, हाँ, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो कौन सी सही बात नहीं है, बी बकरी वाला सही उत्तर नहीं है। चलो, आसान सा क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन था। द मेजर फंक्शन ऑफ फास्फोरस इज द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा, द मेजर फंक्शन ऑफ फास्फोरस इज द फॉर्मेशन, सुनो मेरी बात, फास्फोरस का प्रमुख कार्य डैश 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 के निर्माण में है। अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाएंगे। बायोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 1 कोशिका विज्ञान में जो कोशिकांग पढ़ाए जा रहे थे, उसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई जा रही थी। सेल मेम्ब्रेन में आपको 2-3 प्रकार के मॉडल भी बताए होंगे, है ना। तो वहां पर आपको इस तरीके से पूरा डायग्राम भी बताया होगा, है ना, जिसमें जो बीच की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, फास्फोलिपिड की। सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा, है ना, किसकी बनी होती है, देखो लिखा हुआ है, फोस्फोलिपिड की। हिंदी में बोले तो द्रव स्नेही, द्रव विरोधी सिरे, है ना। प्रोटीन के परतें होती है, उसके बीच में फास्फोलिपिड होती है। गुलाब जामुन, कुछ याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, है ना। तो ये जो बीच का आइटम बना होता है बेटा, ये फास्फोलिपिड का बना होता है। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या बेटा, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मतलब होता है फास्फोरस वाला लिपिड, समझ में आ रहा है। तो फास्फोरस जो सबसे ज्यादा वर्क करता है, वो करता है बेटा सेल मेम्ब्रेन में, है ना। और ये नहीं आए तो फिर उसके बाद में एंजाइम, है ना। तो सबसे पहले तो इस पर 2-3 टिक लगा लो और उसके बाद में उत्तर आएगा एंजाइम। ये एंजाइम के एक्टिवेशन में भी काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, इसका जो मेजर फंक्शन होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होता तो सेल वॉल अच्छे, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, है ना। पहले अगर सेल वॉल बोला तो सॉरी उसके लिए, सेल मेम्ब्रेन जहां तक कि नहीं बोला, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सही उत्तर आएगा, सेल वॉल नहीं। चलो, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। हाई डोज ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, तो हम जानते हैं कि फास्फोरस की दुश्मनी है, जो फास्फोरस की है वो दुश्मनी होती है किसके साथ, फास्फोरस की दुश्मनी होती है सबसे ज्यादा तो जिंक के साथ। जिंक नहीं आया तो उसके बाद आयरन के साथ, है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि जब जब मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है कि वो जिंक की मात्रा को क्या कर देता है, घटा देता है, उसकी अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है ना। तो हाई डोज ऑफ फास्फोरस क्या आएगा भैया, बोरान नहीं, नाइट्रोजन नहीं, आयरन हाँ, जिंक हाँ। लेकिन 2 बार हाँ हाँ, तो एक हाँ करना पड़ेगा, और वो एक हाँ कौन सा होगा, जिंक का। उसके बाद में आप जरूर से बोल सकते हो कि आयरन का। तो फास्फोरस ज्यादा तो जिंक की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होता है क्या बेटा कि जैसे ही फास्फोरस ज्यादा होता है तो ये जिंक के साथ मिलकर जिंक फास्फेट, Zn3PO4, है ना, ये बना लेता है। और आयरन फास्फेट, आयरन के साथ मिलकर आयरन फास्फेट,
Fe, दो बनते हैं फेरिक और फेरस। तुम इनका सूत्रों को नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम तो इतना याद रखो कि फास्फोरस अगर आयरन के साथ मिल गया तो आयरन फास्फेट बना लेगा, जिंक के साथ मिल गया, एक मिनट दिक्कत जा रही कुछ, जिंक के साथ मिल गया तो जिंक फास्फेट बना लेगा, और ये दोनों के दोनों क्या बचाएंगे, तकलीफ। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये कम घुलनशील, अच्छे से पानी में घुलते नहीं है। चलो, ड्रेस की डिजाइन तो नहीं बिगड़ रही, नहीं बिगड़ रही, वैसे तुमको दिखेगा नहीं, नीचे की जो स्टाइल है खराब हो रही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, है ना, आसान सा खत्म सा क्वेश्चन। मैंने बोला था कि अगर परसेंटेज आपको नहीं भी याद है तब भी मामला चल जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन भारी या स्थूल खाद है, कौन हल्की या सांद्रित खाद है। अंग्रेजी में बोले तो बल्कि और कंसंट्रेट। तो क्या पूछ रहा है, बल्कि कौन है ना, तो महुआ केक बल्कि नहीं, ये कंसंट्रेटेड है, नाइट सॉइल, कोकोआ केक और बोन में, ये भी कंसंट्रेट, ये भी कंसंट्रेट, ये भी कंसंट्रेट। कौन है बेटा, नाइट सॉइल, है ना। नाइट सॉइल क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए नाइट सॉइल क्या है। सर रात की मिट्टी, रात की क्या मिट्टी, चलो भैया, आपकी जो मिट्टी है वही रात की मिट्टी है। हाँ भैया, बेहतरीन क्वेश्चन आया आपके सामने, नाइट्रिफिकेशन मींस कन्वर्जन ऑफ। अच्छा, वो बोल रहा है कि कौन सा नाइट्रिफिकेशन का कार्यक्रम है ना। तो सबसे पहले समझते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन हिंदी माध्यम वालों नाइट्रीकरण को कहते हैं, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन की बात चल रही है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है बेटा अमोनियम का NH4+, ये क्या है, ये है अमोनियम, अमोनियम। गांव वालों, अमोनियम अलग बात, अमोनिया अलग बात, है ना। अमोनियम का किसमें कन्वर्ट होना बेटा, नाइट्रेट में, NO3- में। ये जो कन्वर्जन है इसी को हम बोलते हैं नाइट्रीकरण, और अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन बनने में, है ना, अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन बनने में दो स्टेप लगती है। बीच में एक और आइटम आता है जिसको बोलते हैं NO2-, इसका नाम है बेटा नाइट्राइट, नाइट्राइट, है ना। दोनों में अंतर है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ये है अमोनियम। तो अमोनियम से फर्स्ट नाइट्राइट देन नाइट्रेट, ये दो स्टेप में कार्यक्रम जाता है, और इसी पूरी प्रोसेस का नाम है नाइट्रिफिकेशन। समझ में आया। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले यहाँ आता बेटा नाइट्रोसोमोनास, और ये होता है नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो दो बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम कौन सा जीवाणु या कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आएगा नाइट्रोसोमोनास। देन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो बोले सर ये कर क्यों रहे हैं, वो कर इसलिए रहे बेटा कि ये जो अमोनियम आयन है, जो कि हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर से आया, हो सकता है किसी फर्टिलाइजर से आया हो, तो इसको पौधे सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे जो नाइट्रोजन रूप लेते हैं वो लेते हैं नाइट्रेट को, मतलब कि पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं उसका नाम है नाइट्रेट। दुनिया का कोई सा भी पौधा हो, दुनिया का कोई सा भी पौधा हो, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनमें स्पेशल क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी उनमें ये होती है कि वो अमोनियम को भी अपने रूट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्वालिटी कुछ कुछ क्रॉप में होती है, जैसे आपका पेडी, सबसे फेमस कौन है बेटा, पेडी। पेडी क्या कर सकता है, अमोनियम फॉर्म को ले सकता है, शुगर केन हो गया, टी हो गया, पोटैटो हो गया, है ना। लेकिन मेन फॉर्म क्या है बेटा इसका, नाइट्रेट। अपने को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस प्रोसेस को अच्छे से रट लेना, है ना। अगर ये प्रोसेस आगे चलेगी, है ना, मेरी बात समझना, है ना, यहीं से सारा क्लियर कर देते कौन सा है, चलो। अगर ये प्रोसेस इस तरीके से चल रही है तो इसे हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन।
और ये प्रोसेस अगर ऐसे चल रही है उल्टी, है ना, तो इसे हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। आगे बढ़ेगा तो नाइट्रिक अगर वैसे उल्टी चलना हो गई तो इसे हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। देखो, तो क्या बोल रहा है, नाइट्रिफिकेशन, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट, है ना। तो अमोनियम ढूंढो, ये रहा। देखो, इससे पहली स्टेप दी हुई है NO2, इसके बाद की स्टेप नहीं, मतलब आधी स्टेप बताई है इसने। कहाँ गया रे, ये देखो, NH4 से NO2 माइनस, NO2 माइनस नहीं लिखा लेकिन हम तो समझदार है ना भैया। तो इसका सही उत्तर तो क्या हो जाता है बच्चों, इसका सही उत्तर तो हो जाता है ये। वो क्या बोल रहा है, N2 to N, N2 to N, मतलब कि जो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो नाइट्रोजन रहती है कहाँ रहती है बेटा, ये एटमॉस्फेयर में रहती है। इसको जो सॉइल में फिक्स करने का काम है या एलिमेंट नाइट्रोजन बनाने का काम है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो होता है इसको हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये क्या बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। NO3 से N2, है ना। देखो क्या हो रहा है, उल्टा कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या है, विनाइट्रीकरण, NO3 से वापस मामला जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, अभी जस्ट बताया। NO3 से NO2, देखो वही सेम टू सेम कार्यक्रम, है ना। NO3 से NO2, अरे ये देखो, NO3 से NO2, ये वापस जाके आखिर में क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है। चलो बढ़े आगे बेटा, मैंने सारी बता दी, फिर से अगर तुमको लगे तो इसके हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, हिंदी में लिख देता हूँ, विनाइट्रीकरण, ये जिसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्या है, ये तो है आपका नाइट्रिफिकेशन। और ये क्या है, N2 से NT, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हिंदी मीडियम वालों। ये क्या है बेटा, ये भी डीनाइट्रिफिकेशन है ना। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ, क्या था उत्तर, लगाया नहीं लगाया। हाँ बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा, नाइट्रिफिकेशन का क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन था बाकी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है ना। द हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट इन नीम केक, है ना, एजेडिरेक्टिन, है ना, उससे मिलता है नीम से, तो एजेडिरेक्टा इंडिका, लेकिन ये हार्मफुल कंपाउंड पूछ रहा है, तो जेट्रोपाइन, ये तो जेट्रोपा से मिलता होगा। मोरिन, ये मोरिन इसे बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझे लग रही है, मोरिन बोला इसने, लेकिन मोरिन होता है जो कि सेब हो गया, प्याज हो गया, लहसुन के छिलके में मिलता है ना। एक इसको फाइटो केमिकल होता है मोरिन, ये भी नहीं आएगा। रिसिन, ये जो रिसिन है ये मिलता है रिसिनस कम्युनिस, जो कि अपना आरंडी होता है ना, तो उससे मिलता है, लेकिन इसका ये भी उत्तर नहीं है। इसका क्या आएगा बेटा, निम्बिया, है ना। निम्बिया जो है, नीम सुना, नीम, नीम से ही बना है निम्बिया, तो निम्बिया, नीम, उससे मिलता है। याद करना पड़ेगा बेटा, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन गलत जाता। अगर ये अंधे को भी ये क्वेश्चन दे तो वो सही करके आ जाए, है ना, कि नीम, निम्बा, निम्बियन, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्फेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट की बात चल रही है, कंटेंट, है ना, तो कितना होता है बेटा, इसका होता है 48 से 52%। पोटेशियम सल्फेट को ही सल्फेट ऑफ पोटास बोलते हैं, तो इसमें कितना होता है बेटा, 48 से लेकर 52% तक क्या होता है, पोटेशियम होता है। याद करना पड़ेगा। एक और होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, जिसे आप KCl भी बोलते हैं, है ना, इसमें सबसे ज्यादा होता है 60%। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये होता है बेटा 13,044, 13,044, 13% क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन, 0% क्या है, फॉस्फोरस, और 44% क्या होता है इसके अंदर, पोटेशियम। तो ये याद कर लो, तीनों के तीनों मेन पोटासिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। एक तो सल्फेट ऑफ पोटास, कितना बेटा, 48%, 48 से 52 तक होता है ये, ठीक है। बोले सर आपको कैसे मालूम, रटे भैया, मैंने भी रात दिन करके रटे, तुमको भी रटना पड़ेगा। बोले रटना ही पड़ेगा, हाँ रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, बस ट्रिक कौन बना बना के रट लो। Which one of the following statement is incorrect?
सही नहीं है पूछा है उसने। मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की एक अंतर्निहित संपत्ति, हाँ बिल्कुल सही बात है। सॉइल फर्टिलिटी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, हाँ बिल्कुल सही बात है। सॉइल फर्टिलिटी इंडिकेट क्रॉप यील्ड, हाँ भी और नहीं भी, मतलब आधा हाँ आधा ना, है ना। मिट्टी की उर्वरता फसल की उपज का संकेत देती है, बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा। सॉइल फर्टिलिटी इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी 100% सही है। ये 50% सही है, 50% गलत है। सॉइल फर्टिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। तो ये तीन तो भयंकर सही हो गए, तो ये आधा सही होके भी इसलिए गलत हो गया। अब मेरी बात समझो, क्या बोल रहा है, क्रॉप इल्ड। और क्रॉप इल्ड जो है वो बताता है, कौन बताता है बेटा, प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब मृदा उत्पादकता। अगर इस सॉइल फर्टिलिटी के जगह सॉइल प्रोडक्टिविटी में लिख दूं कि सॉइल प्रोडक्टिविटी इंडिकेट क्रॉप इल्ड, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपने पढ़ा होगा ना कि हर आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होती, लेकिन हर सरल आवर्त गति होती है ना। हर संक्रामक रोग रोग होता है, लेकिन हर रोग संक्रामक रोग नहीं होता, ऐसा पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वैसा यहीं के यहीं भी है। कैसा? देखो समझते हैं। एक होता है बेटा सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, और एक होता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कौन से सॉइल साइंस के लेक्चर में। अगर सॉइल साइंस का लेक्चर नहीं देखा हो तो देख लेना बेटा, सबसे पहले वही डाला था, है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए, सॉइल फर्टिलिटी क्या बताता है, ये अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल, कहने का मतलब है कि सॉइल में आपके न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, या तो बोल सकते हो न्यूट्रिएंट स्टेटस, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल या इन सॉइल, है ना। और प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए, देखो, हर मिट्टी, हर वो मिट्टी जो कि फर्टाइल है मतलब उर्वर है, वो ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न करेगी क्या? हाँ कर सकती है, लेकिन सिर्फ उर्वरता से ही थोड़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि प्रभाव किससे पड़ता है कि भाई मिट्टी भी अच्छी होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, प्लस जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब कि जो जलवायु है उसने भी साथ देना चाहिए। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है यील्ड कब आएगी, जब मिट्टी उर्वर होगी। मतलब कि उर्वरता, मृदा की उर्वरता प्लस प्रबंधन, मतलब कि मैनेजमेंट प्लस जलवायु, जब तक इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़िया से बैठने वाला नहीं है, आपकी मिट्टी से अच्छे से अनाज उपजने वाला नहीं है। लेकिन उर्वरता की बात किससे कर देते हैं, उर्वरता मतलब बस वही न्यूट्रिएंट स्टेटस की, मिट्टी उर्वर है तो है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब अनाज आएगा ही आएगा, हम कहीं कुछ भी बीज फेंक के आ गए, नहीं भैया। बीज फेंकने के बाद आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको सही टाइम पे इरिगेशन करना पड़ेगा, सही टाइम पे वीडिंग करना पड़ेगा, सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपने सब कुछ अच्छा किया, आखिरी में हवा चल गई, बहुत तेज हवा चली, सारी फसल गिर गई, घर उपज आएगी नहीं आएगी। तो वही है कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। एक मिनट रुकना, ये कूलर को क्या हो गया। चलो, तो ये था, कितना टाइम हो गया, 58 मिनट। चलो, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ये मैंने बेटा सॉइल साइंस में बहुत देर तक समझाया था, इसलिए इधर थोड़ा फटाफट निपटाया है ना। तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन ज़्यादा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फ्लो फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन या सिंथेसिस। अब भी मैंने बताया, अब भी बता के गया, अब भी, चार नाइट्रोजन के बीच में बैठा है एक मैग्नीशियम, है ना। नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए भैया। पोटेशियम ना भी नहीं, मैग्नीशियम बिल्कुल, कैल्शियम ना। फिर इसमें तो दो उत्तर आ गए बेटा,
देखो अब ऐसे समय पे आप क्या करेंगे, बताओ ऐसे समय पे आप लोग क्या करोगे। सबसे पहले हम उत्तर लगाएंगे मैग्नीशियम ये नहीं रहता, तो अब हम किसके पास जाते हैं पहले के साथ, तो भैया इस पे आएगा डबल टिक, इस पर आएगा सिंगल टिक, है ना। चलो बड़े आगे, पर ऐसे क्वेश्चन है ना कैंसिल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्यों, तो भैया दोनों जरूरी है यार, कम और ज्यादा जरूरी हाँ समझ में आता है, लेकिन दोनों जरूरी है। हाँ, डेजिटेड परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डाई अमोनियम फास्फेट DAP 1846 होता रहे, 16 14 ये नाइट्रोजन पूछ रहा है ना। तो 18 46% क्या होता है, फास्फोरस होता है ना, फास्फेट होता है मतलब, तो इसका तो आ गया 18। चलो बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, कैन इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम। तो देखो कैन का पूरा नाम अगर आपको पता है, CAN, हिंदी माध्यम वालों इसे बोलते बेटा कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कब बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करने से और अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट सल्फेट और क्लोराइड। अंधा भी दे देगा बेटा जवाब कि जब नाइट्रेट चाहिए तो फिर अमोनियम के साथ नाइट्रेट होना कि नहीं होना, बिल्कुल होना। क्या अपने को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आना ही चाहिए, है ना। तो सही उत्तर हो गया इसका नाइट्रेट। येलोइंग सिम्टम ऑफ ओल्डर लीव्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेटा देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन समझ लोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। चलो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये जब डायग्राम बनाऊंगा मैं तो अभी जो पढ़ा गया है पहले वो काम में लूंगा, है ना। फिर उसको बाद में डाल दें। ये ऊपर कैल्शियम और बोरान लिखा है बेटा, है ना, ऊपर लिखा है मैंने कैल्शियम और बोरान। देखो ये एक डायग्राम बनाया हो मैंने, इस डायग्राम में एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो प्लांट है बेटा इसमें मैंने 3 टाइप की पत्तियां बनाई है, कितने टाइप की, 3 टाइप की। ये 3 टाइप की पत्तियां क्या है मैं समझा देता हूँ। जो सबसे नीचे वाली पत्तियां हैं इन्हें हम बोलते हैं लोअर लीव्स, लोअर लीव्स मतलब कि निचली पत्तियां, है ना। और जो सबसे ऊपर है इन्हें हम बोलते हैं अपर लीव्स या न्यू लीव्स, है ना। जो सबसे नीचे रहेगी वो सबसे पुरानी रहेगी, तो निचली पत्तियां या पुरानी पत्तियां बोलूं तो एक ही बात, बीच वाली पत्ती बोलूं या नई पुरानी पत्ती बोलूं एक ही बात, ऊपर वाली पत्ती या नई पत्तियां बोलूं एक ही बात, क्योंकि जो नई पत्तियां होती है वो सबसे ऊपरी भाग में लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। और ऊपर जो बनाई है सफेद कलर की इसे हम बोलते हैं बड या कलिका, है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है ना कैल्शियम और बोरान, है ना। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी जो है, मैग्नीज हो गया, जिंक आयरन मैग्नीज, है ना, कॉपर सल्फर और नाइट्रोजन मैग्नीशियम, ये सारे के सारे वो कैल्शियम बोरान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, तो जो पत्तियों पे जितने भी लिखे हैं ये सभी के सभी उत्तरदायी होते हैं क्लोरोसिस के लिए। क्लोरोसिस मतलब हरिमा हीनता या हरीम हीनता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं।
है ना। तो क्वेश्चन अपने को जब आता है हरिमाहीनता के ऊपर, या पीलापन हो जाना, या हरे रंग का गायब हो जाना, उसका कारण पूछा जाता है कि पौधों में हरिमाहीनता आ गई है, बताइए कारण क्या है। तो भैया उसका कारण तो मैग्नीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। हम कैसे बताएं? तो हम बताएंगे ऐसे। ऐसे मैंने इस पूरे प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नीचे आपको लगे तो एक बॉर्डर डाल दो, है ना। एक बॉर्डर हम डाल देते हैं किस कलर की, ये इस कलर की, है ना। ये आप बॉर्डर डाल दो, ठीक है। इधर की साइड जो लिखा हुआ है मैंने, ये है पूर्ण हरिमाहिंता, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट क्लोरोसिस। और इसे हम बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः शिरा हरिमा हीनता, है ना। तो ये दो प्रकार से, कि इंटर देखो क्लोरोसिस भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक इंटरवेनल क्लोरोसिस, एक कंप्लीट क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब है कि पूरी पत्ती पीली नहीं होगी, या पूरी पत्ती का हरा रंग जाने वाला नहीं है। सिराएं तो हरी रहेगी, लेकिन सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो केवल क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, मतलब उसमें हरा रंग नहीं रहेगा। कुल मिला के बात ये है, अगर सिराएं हरी है और बाकी पूरी पत्ती पीली पड़ जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं अंतः शिरा हरिमाहिनता। अब उसके ये इतने इधर इधर जितने लिखे हैं, ये कैल्शियम और बोरान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना बेटा, ये तो मामला ही अलग है दोनों का, है ना। इधर जो चार लोग लिखे हुए, जिंक, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, है ना, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अंतःशिरा हरिमाहिनता या इंटरवेनल क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बोले कि निचली पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस या अंतःशिरा हरिमाहिनता उत्पन्न हुई है, तो उसका कारण होगा मैग्नीशियम। बीच वाली पत्तियों में या नई पुरानी पत्तियों में तो कारण होगा जिंक। ऊपरी पत्तियों में या नई पत्तियों में होगा तो आयरन या मैग्नीज। इन दो में से आपको एक देखने को मिलेगा। आपकी एग्जाम का जिस हिसाब से लेवल है, ये दोनों एक साथ नहीं देगा आपको, या तो आयरन देगा या मैग्नीज देगा, है ना। अगर पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ गई है, उसकी अंदर की जो सिराएं थी वो भी पीली पड़ गई, पूरी पूरी देखो, पूरी पूरी पत्ती पीली है ना। इधर देखो सिराएं दिख रही है आपको हरी हरी, इधर सिराएं हरी नहीं दिख रही। समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण हरिमाहीनता या कंप्लीट क्लोरोसिस। तो इसके लिए अगर निचली पत्तियों में या पुरानी पत्तियों में यह कार्यक्रम हो रहा है तो नाइट्रोजन, ऊपरी या नई पत्तियों में यह हो रहा है तो कॉपर और सल्फर। जबकि जो कलिका पर कलिका सफेद हो रही है, मेरी बात समझना, कलिका सफेद हो रही है या कलिका पर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कलिका का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसका कारण जो होता है वो होता है कैल्शियम और बोरान, है ना। कैल्शियम और बोरान समझ में आया अपने को बड़े। तो ये एक अच्छा सा अपने को याद रखना है। कहाँ थे बेटा अपन, येलोइंग सिम्टम, अब देखो समझो, येलोइंग सिम्टम ऑफ ओल्डर लीव्स ऑफ द प्लांट, डेफिशिएंसी ऑफ, देखो उसने क्लोरोसिस नहीं बोला है, उसने क्लोरोसिस नहीं बोला है, उसने क्या बोला है, पीली हो रही है कौन सी पत्तियां, ओल्डर लीव्स, मतलब पुरानी पत्तियां, पुरानी मतलब निचली पत्तियां। अब निचली पत्तियों के लिए या तो जिम्मेदार नाइट्रोजन हो सकता है, या तो मैग्नीशियम हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है। अब उसने इतना तो स्पष्ट किया ही नहीं कि कौन होगा भैया। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में से एक ही मिलेगा अपने को, मैग्नीशियम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ये लगा दो। समझ में क्वेश्चन के सोल्व होगा। चलो, अच्छा था क्वेश्चन था बेटा, इसको समझ लेना अच्छे से, अपनी कॉपी में बना लेना, बहुत काम की चीज है। तो बेटा देखो, पूरा जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम याद करते हैं ना, ये आधे से ऊपर चैप्टर केवल इस सिंगल डायग्राम से कवर हो जाता है। ये मतलब ये ऐसी चीज है कि यूट्यूब पे लोग देते, अपन ने दे दी है, मतलब कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अपने को बना लोगे कॉपी में तो जिंदगी भर तक भला होगा आपका, केवल एक सिंगल डायग्राम से। जीवन में क्लोरोसिस से कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। हालांकि देखो आयरन और मैग्नीज में भी आप बायफॉर्गेशन कर सकते हैं कि आयरन कब लगाना है और मैग्नीज कब लगाना है ना। जब आयरन आता है तो सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में ये सब अभी नहीं आएगा। तुम तो बस इतना बना लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलो बढ़ते हम आगे। एसएसबी कंटेंट,
अच्छा, सिंगल सुपर फास्फेट कंटेंट 3 प्लांट न्यूट्रिएंट मेनली। एसएसपी में 3 पादप पोषक तत्व होते हैं जिनके नाम है, मैंने अभी बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा कि एसएसपी में क्या क्या होता है। तो एसएसपी में देखो, तो पी तो होगा ही होगा, एस है तो सिंगल सुपर फास्फेट सुपर है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है। ये बता दो कहाँ है तीनों तीनों, ये रहे। आप भी बताया थोड़ी देर पहले, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है थोड़ी देर पहले वाला, है ना, ये बता दिया मैंने, लगे तो वापस जाके रिटर्न कर लो। हाँ, लीफ रेडनिंग ऑफ कॉटन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल, है ना। लीफ रेडनिंग, देखो पत्ती क्या हो रही है बेटा, पत्ती हो रही है रेड या पर्पल, है ना, रेड पर्पल कलर हो जा रहा है कुल मिला के। पत्ती ने होना कैसा चाहिए, पत्ती ने होना चाहिए हरा, लेकिन पत्ती का कलर जा रहा है, मतलब उसमें क्लोरोसिस तो आ रही है ना। अब क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार कौन होता है, अब तो बस ये बता दो। नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस तो आ ही नहीं सकता, हालांकि फास्फोरस भी एक कंडीशन में आता है लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तुम तो याद रखो बेटा, इसका ये जो कॉटन की बात चल रहा है, कॉटन में अगर पीली पत्ती नहीं, मतलब कि रेड या पर्पल कलर हो रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो होता है मैग्नीशियम या Mg, है ना। इसको याद कर लो, स्पेशल केस समझ के याद कर लो, जैसा भी याद करना हो। ये क्यों होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने के कारण ही होता है। जब ऐसा कुछ नहीं समझ में आए, तो जो सबसे मेन रीजन होता है वो उसको लगा दो, क्या, मैग्नीशियम की, जो कि क्लोरोफिल के लॉस होने का कारण होता है। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंड, भैया अंडरस्टैंड होगा, है ना, बाय द टर्म ऑफ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन से आप क्या समझते हो सर, फर्टिगेशन तो हमने जिंदा पढ़ क्या है, इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर को से बनकर बना है क्या, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर का फर्टी ले लिया और इरिगेशन का गेशन ले लिया, तो हाँ यहाँ से हो गया फर्टिगेशन। मतलब कि जब पानी के साथ या इरिगेशन के साथ आप फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन करते हो, फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हो, तब इसे हम कहते हैं फर्टिगेशन। और ये मेनली किया जाता है ड्रिप इरिगेशन के साथ, है ना। चलो, क्या बोल रहा है, फोलियर स्प्रे ऑफ फर्टिलाइजर, ना भाई ना, बेंड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ना भाई ना, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर, हाँ भाई हाँ, है ना, आसान सा खत्म क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब इसे हम बोलते हैं INM, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती बेटा। एक होता है INM, एक होता है IPM, और एक होता है आई इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, IPNM, है ना। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, जैसा भी आप आगे पीछे घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आप कौन सा पूछ रहे हो भैया, न्यूट्रिएंट, है ना, कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों का क्या कर रहे हो, प्रबंधन कर रहे हो, तो किनका किनका, तो इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है मिला जुला के, मतलब सभी का उपयोग करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक का उपयोग करते जाओ, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फर्टिलाइजर का मतलब केमिकल का यूज करो, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकल का यूज करो, ऐसा ही नहीं है कि सब मैकेनिकल, आपको जो जो भी है सभी का थोड़ा थोड़ा यूज करना है, इसे ही हम बोलते हैं INM की अप्रोच, है ना। तो क्या उसमें हर्बिसाइड का यूज होगा, भैया हर्बिसाइड का न्यूट्रिएंट से लेना देना ही नहीं है, पहली बात तो ये तो होगा ही नहीं, हर्बिसाइड का न्यूट्रिएंट से कोई लेना देना नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, हाँ करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग भी करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हर्बिसाइड, जिसका कोई धेले भर का लेना देना नहीं है। चलो, कहाँ गए रे? आगे बढ़ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, फिर से तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है ना, कौन बल्कि नहीं है, तो स्लज सीवेज सब बल्कि होते हैं, अर्बन कंपोस्ट, कंपोस्ट जितने भी कंपोस्ट है, जितने भी मेन्योर है, सब के सब होते हैं, है ना। तो मस्टर्ड केक भैया, हाँ, ये बल्कि नहीं होता, ये कंसंट्रेटेड होता है, सांद्रित होता है ना, ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, सांद्रित, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, है ना। चलो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, निम्न में से कौन सी हरी खाद की फसल है, ये पूछा है। तो कॉटन हरी खाद है ना, सनफ्लावर नहीं भैया, शुगर केन ना, एक ही है बेटा ढेचा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ये सुनो, बेस्ट ग्रीन मैन्योर क्रॉप, समझना मेरी बात, क्वेश्चन समझना,
अगर बोले कि बेस्ट ग्रीन मेन्योर क्रॉप कौन सी है, तो आपको बताना है सनहेम्प। सनहेम्प को बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों सनई। सबसे बेस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मेन्योर क्रॉप है तो सनई है। इसको छोड़ दो, इसके बाद में आती है बेटा ढेचा। ढेचा है ना। अब ढेचा फर्स्ट पे आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ढेचा भी फर्स्ट पे आ सकती है। बस एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, एडवर्स कंडीशन। मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सी ग्रीन मेन्योर क्रॉप करती है, तो ढेचा। मतलब कि जब सॉइल एसिडिक हो जाए या साल्टी सॉइल हो जाए, ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी क्रॉप लगाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे ढेचा। बट ओवरऑल आपसे पूछ ले कि बेस्ट आउट इन स्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप तो कौन है, तो सनएम पे ऐसा नहीं है। उसके बाद में आती है ढेचा। बढ़ते हम आगे। 40वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। केन में कितना होता है, तो हम जानते हैं बेटा कि कोई कोई सी बुक वाले 25 बोलते हैं, कोई सी बुक वाले 26 भी बोल देते हैं। तो कहाँ है, ये रहा, है ना। ठीक है। इसमें जो आधी मात्रा में जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट फॉर्म में होता है, आधा अमोनियम फॉर्म में होता है। बढ़िया है। इसे हम केन, इसे हम सोना खाद भी बोलते हैं ना। इसे हम किसान खाद, बेटा इसे हम किसान खाद के नाम से जानते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के भी नाम से जानते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ा या किसी ने कम ध्यान से पढ़ा, उसका तो मर्डर होना तय है। क्यों, क्योंकि बोल क्या रहा है, विच वन ऑफ दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो सीधा कंपोस्ट ऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक आ गया। मेरी बात समझो, वो कंपोस्ट ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल सही है कि कंपोस्ट जितने भी होते हैं सारे सारे ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन इसने यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है फर्टिलाइजर, और कंपोस्ट कतई भी फर्टिलाइजर नहीं है। कंपोस्ट क्या है बेटा, मेन्योर है। तो इसका ये उत्तर तो आएगा ही नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं, ये नहीं। क्या आएगा, यूरिया। यूरिया का अगर फॉर्मूला देखा होगा, NH2CONH2, क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक होता है। चलो, इन पल्स क्रॉप नाइट्रोजन इज फिक्स्ड थ्रू। पल्स क्रॉप में नाइट्रोजन किसके थ्रू फिक्स होता है, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम या एजोला। तो क्या उत्तर आएगा बेटा इसका। देखो पल्स की बात कर रहा है तो राइजोबियम जो होता है वो पल्सेस के लिए होता है। सीरियल की बात हो, ऑयल सीड की बात हो, शुगर केन की बात हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एजेटोबैक्टर का यूज करते हैं। एजोला एक प्रकार का फर्न या पौधा है जो पानी पर तैरता है। ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज में लाया जाता है ना। नाइट्रोबैक्टर क्या है बेटा, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो अभी पढ़ाया था। एक मिनट रुकना बेटा। चलो भैया, क्लास है यहाँ पर और अपने को थोड़ा लेक्चर में ज़्यादा टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो ख़त्म करके ही मानेंगे। क्यों मिटा दिया भैया, है ना। ठीक है चलो। नाइट्रोबैक्टर क्या बेटा, अभी बताए थे ना, अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास 2 का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड अर्थवर्म ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। तो भैया किस, तो वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करते हैं। बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है बेटा, इस पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अर्थवर्म किस मतलब केंचुए का यूज किस में होता है, वर्मी कंपोस्ट में होता है। ज़्यादा क्या टाइम पास करना है इस क्वेश्चन पे। लेग्यूम फोडर इज, दलहनी चारा है निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी चारा है, काउपी, सिंगल ग्रास, मेज, CO3। ये सिंगल ग्रास कौन सी होती है भाई, भैया ग्रास है तो ये तो होगा ही नहीं। मेज ये भी सीरियल है, ये हाँ हाँ ये तो होगा ही नहीं। क्या आएगा बेटा, काउपी। चलो अगला क्वेश्चन है, स्लो रिलीज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर, फिर मैं चालू कर दिया था माइक। हाँ, कौन कौन है, देखो बेटा ये जो टर्म है ना स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा। अरे खुजली क्यों आ रही है। हाँ, क्या समझना पड़ेगा, ये टर्म का मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए बेटा, एक लॉस होता है जिसका नाम है लीचिंग लॉस।
कौन सा लॉस बेटा? लीचिंग, जिसे हम बोलते हैं निच्छालन। जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को मिट्टी में डालते हैं तो उसका जो नाइट्रेट रूप है उसकी सबसे ज्यादा हानि हो जाती है। वो क्या होता है, पानी के साथ घुल के कहाँ चले जाता है? जड़ क्षेत्र से नीचे निकल जाता है। आपने डाला यहाँ, पौधे की जड़ें तो यहाँ तक है, तो क्या होता है वो नाइट्रोजन इस जड़ क्षेत्र के मतलब यहाँ से नीचे निकल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लीचिंग, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपने जो फर्टिलाइजर डाला उसका नुकसान हो गया, फर्टिलाइजर हम खरीद के ला रहे हैं, एक तो पहले ही हमारे पास कम है, उस ऊपर से नुकसान हो जा रहा है। तो इससे होने से बचाया जाए कि नहीं बचाया जाए? तो बिल्कुल बचाया जाए। तो कैसे बचाया जाए? तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है बेटा, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने आपके पास कुछ लगाया हुआ, इसको आप देखें, है ना। स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इसके अंदर कितनी कैटेगरी आती है? इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। सब्सटेंस ऑफ लो वाटर सोल्युबिलिटी, आप कुछ ऐसे फर्टिलाइजर या ऐसे सब्सटेंस डालिए जो कि जिनकी वाटर में घुलने की जो सोल्युबिलिटी है वो ही कम हो, मतलब जो धीरे धीरे घुले। समझ में आ रहा है? लो वाटर सोल्युबिलिटी, है ना। जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्रोटो नाइलिडिन डाई यूरिया, आइसोब्यूटाइलिडिन डाई यूरिया, यूरिया जेड। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, इनका नाम याद आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन जिनको ऐसा लगता है हमारी तैयारी अच्छी कंडीशन में है तो उनको तो ये याद करना ही है। नहीं है तो कम से कम ये याद कर लो, यूरिया फॉर्म, सी डी यू, आई बी डी यू, जेड, है ना। यूरिया पे क्या होता है? एल्डिहाइड, और यूरिया मिल गया तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्रोटोलाइन क्रोटोनाइलिडिन डाई यूरिया, आइसोब्यूटाइलिडिन डाई यूरिया, ये सब नाम है, भलते सलते बोलने में भी तकलीफ जाती मेरे को तो। यूरिया जेड, ये सारे के सारे यूरिया के प्रकार है बेटा। क्यों? क्योंकि यूरिया को जब आप डालते हो किसमें, यूरिया को हम जैसे ही किसमें डालते बेटा? पानी में, ये तुरंत घुल जाता है। और तुरंत तो घुल जाएगा तो क्या भैया, इसका जो नाइट्रोजन अवेलेबल जल्दी हो जाएगा और नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा, निच्छालन हो जाएगा। समझ में आ रहा अपने को? तो हम क्या करते हैं, ऐसा यूरिया अपन ने बनाया जो धीरे धीरे घुल रहा है ना। अब ये तो ठीक हो गया। अब इससे एक मिलती जुलती टर्म और है ना। जैसे कोटेड सोल्यूबल यूरिया, हमने क्या करी, जो जो हमारे यूरिया है वो साधारण यूरिया ही है, उसके ऊपर क्या एक परत चढ़ा दी, है ना। नीम की परत हो सकती है, लाख की परत हो सकती है, सल्फर की परत हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कोटिंग, बोलते कोटिंग। तो जैसे नीम कोटेड यूरिया, लेक कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, जिप्सम कोटेड यूरिया, है ना। तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे घुलना चालू हो जाता है। एक होता है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। क्या होता है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर? इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाले। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे भैया। देखो, हमने क्या बोला कि जो लॉस होता है वो किसका होता है? नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? नाइट्रेट का, क्योंकि पानी के साथ ये घुलता है। पानी के साथ जो चलने फिरने का काम किसका है? इस नाइट्रेट का है। तो बोले इस नाइट्रेट को बनने ही मत दो ना। बोले नाइट्रेट कब बना? बोले यार ये नाइट्रेट बना अमोनियम से पहले तो नाइट्राइड बना, NO2 माइनस, देन उसके बाद में ये बना। बोले ये किसने बनाए? ये बनाए बोले दो बैक्टीरिया था, एक था नाइट्रोसोमोनास, यहाँ एक बैक्टीरिया लगता है ना, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा बैक्टीरिया था नाइट्रोबैक्टर। तो बोले एक काम करो, इस बैक्टीरिया पर ऐसा कुछ केमिकल डाल दो या ऐसा कुछ आइटम डाल दो कि ये काम करना ही बंद कर दे, मतलब कि जिस नाइट्रोसोमोनास की गतिविधि को रोक दे। मतलब कि जब पहली स्टेप नहीं कंप्लीट होगी तो नाइट्रेट तो बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए लाए हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने से, सॉरी नाइट्राइट में, ये क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, है ना। नाइट्राइट में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? जो नाइट्रोसोमोनास होता है इसकी एक्टिविटी को वो चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, इसकी गतिविधि को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। जिससे जो अमोनियम है ये नाइट्राइट में बनेगा नहीं, तो नाइट्राइट नहीं बनेगा तो नाइट्रोबैक्टर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का काम एक साथ हो गया वो तो, है ना। तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। और ऐसे कौन कौन होते हैं? थायोयूरिया, AM, डाइसिंडियामाइड, सोडियम थायोसल्फेट, है ना, ATC, नीम ऑयल, नीम केक, करंज केक, ये सारे नाम हैं। याद कर लगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आया, मेरा समझाने का काम है। आगे क्वेश्चन और आएगा। एक होता है यूरियस इनहिबिटर। हमने बोला कि यूरिया हम जब डालते हैं, है ना, यूरिया मतलब कि NH2CO NH2, जैसे इसको सॉइल में डाला, तो सॉइल में डालने के बाद सबसे पहले तो ये मिलता है बेटा किससे? बेटा पानी से, है ना।
पानी से मिलता है, और पानी से मिलने के बाद ये बना लेता है NH4+। क्या बना लेगा? अमोनियम। तो बोले, और देखो, फिर अमोनियम से क्या बनेगा? अभी जस्ट बता के क्या आया मैं आपको, NO2-, फिर उससे क्या बनेगा? NO3-। ये पूरा कार्यक्रम होगा। और एक बार अगर ये नाइट्रेट बन गया, एक बार अगर ये नाइट्रेट बन गया तो इसका तो नुकसान होना तय है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा कार्यक्रम करो कि यही धीरे धीरे हो, मतलब कि यूरिया धीरे धीरे घुले और अमोनियम धीरे धीरे बने। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है रामायण चल रही, रामायण नहीं चल रही, काम की बात चल रही है। एक एंजाइम आता है, यूरिएज एंजाइम। कौन आता है? यूरिएज। ये एंजाइम है ना। आपसे कोई पूछे कि यूरिया को घोलने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो यूरिएज एंजाइम करता है ना। तो यूरिएज एंजाइम अगर नहीं होगा तो यूरिया ढंग से घुलने वाला नहीं है, या प्रॉपर तरीके से पूरा घुलेगा नहीं। तो हम कुछ ऐसा केमिकल लाते हैं, ऐसा कोई से कंपाउंड को यूज करते हैं जो इस यूरियस एंजाइम को ही ना बनने दे। ये जो यूरियस एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी को खत्म कर दे। तो उसके लिए हम लाए यूरियस इनहिबिटर, मतलब यूरियस को रोकने वाले। तो क्योंकि जब पानी में ये घुलेगा ही नहीं, कौन नहीं घुलेगा? जब पानी यूरिया में घुलेगा ही नहीं, पानी यूरिया में घुलेगा नहीं। अरे यूरिया जब पानी में घुलेगा ही नहीं, तो फिर ये तो कार्यक्रम होगा ही नहीं। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? यूरियस इनहिबिटर का। मतलब देखो, हम सभी कार्यक्रम में कर क्या रहे हैं, ये तो देखो तुम। हम सब में क्या कर रहे हैं? किसी न कैसे करके हम इस नाइट्रेट को बनने से रोक रहे हैं, है ना। पहले तो हमने क्या किया कि यूरिया को एल्डिहाइड के साथ मिला दिया और नए टाइप का यूरिया बना दिया, जिससे कि वो धीरे धीरे घुल रहा है। मतलब कि उसके फिजिकल फॉर्म में ही चेंज कर दिया है। जैसे हमने बोला कि लो वाटर सोल्युबिलिटी जिनकी होती है ये क्या बोल रहा है? देखो, नीम कोटेड यूरिया है कि नहीं है, थायो यूरिया है कि नहीं है, लेक कोटेड यूरिया है कि नहीं, तीनों है। तो ABC इसका उत्तर तो हो गया बिल्कुल सही। इसने यहाँ पर स्पेशल बोला नहीं कि कौन सा स्लो रिलीज। स्लो रिलीज में भी तीन आते हैं, लो वाटर सोल्युबिलिटी वाले, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर वाले, और यूरियस इनहिबिटर वाले। आगे क्वेश्चन आएगा, देखो आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NPK फर्टिलाइजर? ये क्वेश्चन अजीब व गरीब है। फिजिकल ग्रेनुलेशन, केमिकल ग्रेनुलेशन, बल्क ब्लेंडिंग, स्ट्रीम ग्रेनुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा NPK उर्वरकों के निर्माण का क्रम नहीं है? हम NPK उर्वरक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसका क्रम होता है। तो भैया ये सभी है ना। अब ये न जाने किस टाइप का क्वेश्चन है, अपने खुद के दिमाग से थोड़ा सा आउट की बोले। जहां तक मैंने इसके बारे में सर्च किया, वह सभी प्रकार के प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन इसका उत्तर वो क्या दे रहा है? शायद फिजिकल ग्रेनुलेशन दे रहा है, न जाने क्यों दे रहा है, क्या मालूम। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का कुछ नहीं किया जा सकता। लगे तो देखो, मैंने इसके लिए शायद कुछ लगाया भी था, नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन को तुम अपने हिसाब से ट्रीट कर लेना। इसका उत्तर सामने वाले ने शायद फिजिकल ग्रेनुलेशन दिया था। बाकी इस क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास तो नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्ट्रेट फर्टिलाइजर? स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब होता है बेटा जिससे NPK में से केवल एक मिले। NPK, ऐसा फर्टिलाइजर जिनमें से NPK में से कोई एक तत्व सीधे से मिले। यूरिया से मिलता है क्या एक तत्व? यूरिया से सिर्फ क्या मिलता है? नाइट्रोजन। हाँ। अमोनियम नाइट्रेट से क्या मिलता है? अमोनियम नाइट्रेट से भी सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलता है, तो दोनों स्ट्रेट है। यूरिया है, अमोनिया, दोनों। हाँ, यूरिया और अमोनिया, इसके कहने का मतलब A और B दोनों, यूरिया एंड अमोनिया है ना, अमोनिया। तो सही उत्तर होगा बेटा इसका C। अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये भी, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन हमारी व्यापक में कुछ भी कर सकती है, तो याद रखना यूरिया और अमोनिया। स्ट्रेट फर्टिलाइजर मतलब जिससे सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिले। NPK में से कोई एक, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइजर या एकल या सीधा उर्वरक। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इनहिबिटर ऑफ यूरिएज? देखो आ गया, यूरिएज इनहिबिटर। अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये रहे PPD, ये फिनाइल फॉस्फो, क्या लिखा है? फिनाइल फॉस्फोरोडाइमाइडेट। बेटा देखो, नाम तो मेरे को भी नहीं पढ़ते बन रहे ठीक से, लेकिन अब आए हैं तो क्या करें, ऐसे क्वेश्चन किसी के सही नहीं जाते। तो तुम्हारे गलत जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो देखो ये रहा एन ब्यूटाइल थायोफॉस्फेट ट्राइडेमाइड, है ना। इसका ये उत्तर सही उसने माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को मत लोड लिया करो, क्यों? क्योंकि बहुत
क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, बेटा ये कंपटीशन में पढ़ाए जाते हैं। ये अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये तुम मैं इसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर दूंगा कि इसमें डाइस इंडियामाइड क्या है, ये बाकी तीन क्या है, सब एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। लेकिन बात वही है कि ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे काम का नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से इनको दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। फर्टिलाइजर बर्न रेफर टू, ये एक टर्म है क्या बेटा? फर्टिलाइजर बर्न, फर्टिलाइजर बर्न देखो हिंदी मीडियम वालों क्या लिखा है, फर्टिलाइजर बर्न। क्या मतलब रहता है? देखो जब हम एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर को हम जब मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, उससे पौधों के ऊपर टॉक्सिसिटी आ जाती है। टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला प्रभाव छोड़ते हैं ना, जिससे प्लांट में क्या होता है, डैमेज होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, हाँ। डैमेज ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, हाँ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साल्ट इंडेक्स, नहीं भैया, नोट आ गया, साल्ट इंडेक्स से डिपेंड करता है। तो ए और बी दोनों है ना, कहाँ है? तो ए एंड बी, तो इसका सही उत्तर होगा ए। जब ज्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो मिट्टी के अंदर जो साल्ट का इंडेक्स है वो भी बढ़ जाता है। साल्ट मतलब लवण की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, फोलियर फर्टिलाइजर आर डायरेक्टली अप्लाइड टू, मतलब कि पर्णीय छिड़काव के लिए कहाँ डाला जाता है पर्ण उर्वरकों को? भाई पत्तियों पर डाला जाएगा, पर्ण मतलब पत्ती तो होता है, खत्म क्वेश्चन है। और स्टेम नोड्यूलिंग, अच्छा, और स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मेन्योर क्रॉप सस्पेनिया रोस्ट्राटा, क्या रोस्टाराट, रोस्ट्रेटे, क्या स्पेलिंग लिखी है भैया, सस्पेनिया रोस्ट्राटा इज फोटो पीरियोडिक सेंसिटिव क्रॉप टू ओवरकम दिस BARC मुंबई डेवलप्ड विच म्यूटेंट वेराइटी। कुछ नहीं कर सकते भैया ऐसे क्वेश्चन है ना। इसका पूरा नाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा एक वेराइटी रिलीज की गई, किसकी? सस्पेनिया रोस्टेराटा की, जो कि एक ढेंचा है, हरी खाद है ना। और वो कौन सी है? TSR 1 है, याद कर लो, जबरन का क्वेश्चन है, भांग खा के क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से बच्चों को कौन से क्वेश्चन देना चाहिए यही नहीं मालूम। तो बेटा ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आखिरी के दो तीन क्वेश्चन को देख छोड़ दे, मतलब जो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आए थे थोड़े से आड़े तेड़े से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन ऐसे देखोगे आप कि शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो नोट्स से बाहर से थे। अच्छे क्वेश्चन थे, अगर ठीक से नोट्स पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल से सही जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से लेक्चर को देखना, जो ऐसा लग रहा है कि जो नई चीज़ें उसको कॉपी में नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना, है ना। और इन लेक्चर को देखते रहिए, सीखते रहिए, आपको जरूर से एग्जाम में मदद नहीं बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।